खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। आज दो तीन बड़ी खबरें हैं। खबर में है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है अभी जिसको हम लेकर आए हैं आपके लिए। उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि उस खबर के और उस जजमेंट के क्या मानी हो सकते हैं। दूसरा, लग रहा है कि देश में नौकरियां आ रही हैं, तो उस आंकड़े पे बात करेंगे। और तीसरी खबर है हमारी क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके और सरकार की संभावित नीतियों को लेके। अंशुमान जी। धन्यवाद सिद्धांत। खर्चा पानी में आपका स्वागत है। हम जब इस एपिसोड की तैयारी कर रहे थे उसी समय तक आज की जो सबसे बड़ी खबर थी उस पर हमारी निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा न कहे या क्या कहता है जिसका असर भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर, बैंकों पर पड़ेगा। क्योंकि सिद्धांत, आपको भी और बाकी सारे दर्शकों को इस बात की याद होगा कि पिछले पूरे साल लगातार सुप्रीम कोर्ट, बैंक और बैंकिंग उद्योग में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच इस पर बहस चलती रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को बैंकिंग के कामकाज में दखल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या उसे ब्याज माफी के मामले में फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज उस पूरे विवाद पर, उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और कम से कम इस पूरी व्यवस्था पर छाई हुई धुंध जो है वो अब साफ हो गई एकदम। और ये क्या मसला है? दरअसल आप लोगों को पता होगा कि 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी और ये मियाद जो थी 6 महीनों की थी, तो कुल मियाद। और मियाद जब पूरी होती है तो कई सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं याचिका लेकर कि साहब इसको एक्सटेंड किया जाए, आप आदेश दीजिए, एक्सटेंड करें। तो इसको जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने लोन मोरेटोरियम को आरबीआई के बढ़ाने से, एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी की है कि वो सरकार को या भारत के जो बैंक रेगुलेटर है, केंद्रीय बैंक आरबीआई, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता किसी फाइनेंशियल रिलीफ के लिए या पैकेज के डिस्चार्ज के लिए, और न किसी सेक्टर को सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि रिलीफ के लिए आप कोई पैकेज रिलीज कीजिए। अंशुमान जी। यही बात महत्वपूर्ण है जिस पर पिछले साल रिजर्व बैंक ने जो अपना जवाब या अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था सिद्धांत, उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बैंकिंग कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि बैंक एक बिजनेस है और इसमें बैंकों को अपने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर अदालतें ये फैसला देने लगी कि ब्याज दरों में माफी कर दी जाए, ब्याज दरों में छूट दे दी जाए या बकाया वसूलना बंद कर दिया जाए, तो इससे पूरी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाएगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को वो बात समझ में आई है और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि वो ब्याज को पूरी तरह माफ करने के लिए नहीं कह सकता। अब हमें यह फर्क समझना होगा कि सरकारें जब कर्ज की माफी करती हैं, खासतौर से फार्मिंग सेक्टर में किसानों के लिए करती हैं, तो उसके बदले भी सरकारों को, बैंकों को पैसा देना पड़ता है, वो बजट से पैसा दिया जाता है। या फिर अगर बैंकों के एनपीएस तैयार होते हैं तो उसके बदले सरकार, चूंकि बैंकों की मालिक है और बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी रखती है, तो पूंजी उसमें डालती है। अचानक लॉकडाउन के दौरान इसमें अदालत बीच में आ गई थी क्योंकि कुछ लोग अदालत पहुंच गए थे, तो अब यहां से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिसका फैसला पहले ही आ चुका है। और हमें याद होगा कि ब्याज पर ब्याज की वापसी भी शुरू कर दी थी बैंकों ने, जिनसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लिया गया था वो लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो गया था। ये बात पिछले साल ही जो अंतरिम ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे शुरू हो गई थी। तो अब कम से कम दो चीजें बहुत स्पष्ट है कि पहली चीज तो यह कि आप कोविड का लॉकडाउन दोबारा लगे या ना लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोविड की वापसी के बाद भी कोई परिस्थिति बनती है तो लोन मॉरिटोरियम दोबारा देने की संभावना नहीं है। यानी कर्ज की वसूली दोबारा, तो वो आरबीआई के पास है। हाँ, और उसे रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शायद ये मांग भी उठना बंद हो जाएगी कि बैंकों को ब्याज माफ कर देना चाहिए या बकाया कर्ज पर ब्याज हटा देना चाहिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण खबर बैंक के संदर्भ से, जिसपे पर हमने कल चर्चा की थी, हम खर्चा पानी के दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि कल हमने बात की थी कि शायद सरकार अपना इस साल का जो आखिरी बॉन्ड इशू है उसे स्थगित कर दे 20,000 करोड़ का। और वो खबर आ गई है कि बाजार का जो माहौल है और बॉन्ड बाजार ने जिस तरह से सरकार को घुड़की दी है, उसके बाद
अगले हफ्ते 26 मार्च को जो 20,000 करोड़ का बॉन्ड ऑक्शन होने वाला था, वो फिलहाल रिजर्व बैंक ने बॉन्ड मार्केट को ऐसी सूचना दी है कि उसको स्थगित किया गया है। तो और इस खबर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की खबर है, ये एक बड़ी खबर है। आगे आने वाले फैसलों में भी, आगे आने वाले ऐसे जब मौके आएंगे, जब पार्टीज, ट्रेड प्लेयर्स जो हैं, ट्रेड मार्केट के प्लेयर्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी आरबीआई किसी डिसीजन के खिलाफ या किसी बैंकिंग के बड़े फैसले की डिमांड करते हुए या विरोध करते हुए जब पार्टियां पहुंचेंगी सुप्रीम कोर्ट, तो इस फैसले को बार बार गिना जाएगा, बार बार रखा जाएगा सामने। हाँ, और ये प्रेसिडेंट होगा, ये प्रेसिडेंट होगा, एक तरीके की नजीर होगा। और जो आशंका थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ ऐसा फैसला ना कर दे जिससे कि बैंकिंग उद्योग को झटका लगे या बैंकिंग व्यवस्था पर असर पड़े, वैसा नहीं हुआ है। इसके बाद हम अपनी अगली खबर पे आते हैं। क्या देश में नौकरियां लौट आई हैं? कुछ आंकड़े आ रहे हैं और खबर है बिजनेस टुडे की। वो खबर है कि जनवरी 2021 में ईपीएफओ के पास 13.5 लाख नौकरियां रजिस्टर की गई। सिर्फ जनवरी 2021 के महीने के आंकड़े ये बता रहे हैं। आंकड़े क्या हैं, आंकड़े कितनी सही कहानी कहते हैं, कहां तक बात जाती है, इस पर 1 मिनट बाद बात करेंगे अंशुमान जी से। लेकिन ये बात तो तय भी है अंशुमान जी कई मौकों पर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कॉन्ट्रैक्शन आया है और अभी तक ये जहां तक पता चल रहा है कि 6.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और ये जो ईपीएफओ का आंकड़ा आया है, ईपीएफओ का आंकड़ा कहता है कि ये जो जॉब रजिस्ट्रेशन है जनवरी 2021 के महीने का, ये साल 2017 के बाद सबसे ज्यादा जॉब रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। अंशुमान जी, दो चीजें इसमें अलग अलग हैं। पहली चीज तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप मंथ ऑन मंथ पर कंपेयर करेंगे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो दो अलग अलग तस्वीर मिलेगी। तो पहले जो सीएमआई का आंकड़ा हमारे पास बेकारी का आता है, वो पिछले साल इस महीने में तो 23% था, क्योंकि पूरी तरह लॉकडाउन लगा हुआ था, काम धाम बंद था। तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वही बेस इफेक्ट का फर्क दिखाई देता है कि पिछले साल 23% था इसी समय, और इस साल इस महीने में 6.5% है। इसलिए हमें बेकारी की जो दर मंथली आधार पर ग्रो कर रही है जिस पे हमने करीब से नजर रखी है लॉकडाउन के बाद, उसे देखना चाहिए। तो अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दौर को देखें, जहां से, बल्कि आप अगस्त के बाद से देखें जब से अनलॉक शुरू हुआ है, तो भारत में बेरोजगारी की दर 6.5-7% के आसपास बनी हुई है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इसमें तेज गिरावट दिखाई देती है कि पिछले साल तो सब कुछ बंद था। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो आंकड़ा जो हमें बताए कि रोजगार कितना बढ़ना शुरू हुए हैं। तो बेकारी की दर अभी 6.5-7%, मंथली 6.5-7% के आधार पर स्थिर है। और जबकि हम जब कोविड से पहले थे तब भारत की सालाना बेकारी दर इतनी होती थी, 6.5-7% के आसपास। तो एक तो चीज समझना ही है जरूरी। दूसरा है कि ईपीएफओ का आंकड़ा हमें फॉर्मल सेक्टर में थोड़ी बहुत नौकरियां वापस लौटने का संकेत देता है। हालांकि ईपीएफओ का ये आंकड़ा दो चीजों से की दृष्टि से देखना जरूरी है कि एक तो प्रोविजनल नंबर होता है जो अस्थायी नंबर होता है, जो मंथली आधार पर आता है, और दूसरा एक बहुत छोटे से फॉर्मल सेक्टर का कोई रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी जो आंकड़ा हमारे पास जनवरी का आया है उसमें कुछ उत्साहवर्धक संकेत हैं। उसमें संकेत ये हैं कि नए जॉब्स ऐड हुए हैं, कम से कम वो लोग ईपीएफओ के रोल पर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके पीएफ में कटौती शुरू हो गई है। इस हिसाब से हम जान पाते हैं कि वो प्रोविडेंट फंड के दायरे में आए हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारियों की टोटल संख्या सिद्धांत पूरे देश में 3.5-4 करोड़ से ज्यादा नहीं है। देश की पूरी लेबर फोर्स में ये एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन फिर भी जितनी खराब स्थिति फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की हमने पिछले 5-6 महीनों में देखी थी, उसकी तुलना में ये बढ़ोतरी बेहतर दिखाई दे रही है, एक चीज। दूसरी चीज है कि राज्यों के आधार पर भी इसमें कुछ उल्लेखनीय बाजारों में नौकरियां वापस लौटती दिख रही हैं। जो राज्यों का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो पेरोल एडिशंस हैं वो बढ़े हैं। यानी ये वो प्रमुख राज्य हैं जहां स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं बेहतर हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हुई हैं। यानी ये हुआ है कि दिसंबर के बाद से जो कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखाई दी, उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ है, उनसे इन 4-5 प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शायद कामकाज दोबारा शुरू हो रहा है। और इसका असर हमें नेट पेरोल एडिशन से, या जो लोग ईपीएफओ के दायरे में आते हैं, जिनका भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड कटता है, उनके नंबर्स में बढ़ोतरी आई है। अब ये वो नौकरियां हैं जो खत्म हो गई हैं, वापस लौटी हैं, या ये नई नौकरियां हैं, ये अभी स्पष्ट होना
होना बाकी है। मुझे लगता है कि ये वो नौकरियां हैं जो शायद फॉर्मल सेक्टर से लॉकडाउन के दौरान चली गई थी, उनमें से एक हिस्सा अब वापस कारोबार शुरू होने के बाद नए सिरे से लौट रहा है। और लेकिन अगर ये नई नौकरियां हैं या पुरानी नौकरियों का वापस आना है, फिर भी कहीं ना कहीं नंबर्स में ये रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, निश्चित तौर पर रिफ्लेक्ट होगा। अब दो तरह से देखना होगा। देखिए, पहली चीज है कि इंडिया का फॉर्मल सेक्टर बहुत छोटा सेक्टर है और भारत के जॉब मार्केट के स्ट्रक्चर में हमें यह समझना पड़ेगा कि फॉर्मल सेक्टर में भी जो ईपीएफओ से रिलेटेड से नौकरियां हैं, उनकी संख्या देश के टोटल रोजगार बाजार में बहुत छोटी है। इसलिए जब हम उनको देखते हैं तो कितनी एडिशन दिखते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख एडिशन दिखते हैं। तो ये नंबर, पहली चीज तो यह कि हम उस स्तर पर पहुंचे जिस स्तर पर हम कोविड से पहले थे या कोविड से और 6 महीने पहले थे। फॉर्मल सेक्टर में जितना एम्प्लॉयमेंट था पहले, तो वो स्तर हासिल किया जाए, फिर उसके बाद हमें काउंट करेंगे कि नई नौकरियों को जगह मिलनी शुरू हुई है कि नहीं। लेकिन अगर कोविड की स्थिति और नहीं बिगड़ी, चीजें थोड़ा सा बेहतर ढंग से चलना शुरू हुई, तो कम से कम बेसिक इंडस्ट्रीज में जो बुनियादी उद्योग हैं, जो कामकाज बंद होने के कारण जिनका उत्पादन ठप हो चुका था, वहां नए सिरे से उत्पादन शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। यह आंकड़ा अगले महीने और 2-3 महीने बाद हमें ज्यादा ठोस और स्थायी तस्वीर दे पाएगा कि वस्तुतः ये नौकरियां बढ़ रही हैं या ये तात्कालिक परिवर्तन है जो ईपीएफओ के आंकड़े में आया है। और अगली खबर जो है, तीसरी खबर हमारी, वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने 2021 जनवरी में ही क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल तैयार कर लिया है, ऐसी खबरें आती हैं और टेबल हो सकता है किसी भी समय। अब मुद्दा तो ये है कि जो खबरें आ रही हैं सोर्सों के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है उसमें कही जा रही हैं 2 बातें। सरकार आईपी एड्रेस वगैरह ब्लॉक करेगी। सरकार अगले 1-2 महीने के अंदर क्रिप्टो करेंसी के चैनल से डील करने वाले जो भी आईपी एड्रेस प्रचलित हैं या चलन में हैं, नरेंद्र मोदी सरकार उसको ब्लॉक कर सकती है। और ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, ये अलग कहानी है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा फिर उसके बाद, ये भी एक अलग कहानी है। इसके साथ ये भी बात हो रही है कि ये जो कानून है, ये बिल जो है, ड्राफ्ट बिल जो है, रॉयटर्स की खबर है, ये क्रिमिनलाइज करेगी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं और उसको किसी भी तरह से उसकी डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बिल उसको क्रिमिनलाइज करेगा, यानी अपराध की श्रेणी में रखेगा। तो इस तरह से भविष्य हो सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इन सब की आड़ में अंशुमान जी, तस्वीर क्या हो सकती है भारत में? क्योंकि कई मौकों पर हमने और आपने डिस्कस किया कि शायद इंडिया उस इंटरनेशनल ट्रेड प्रेशर को समझ रहा है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में उसको वापस आना पड़ सकता है। कई बार खबर आ रही है कि साहब हम बैन ही करेंगे। तो कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है सरकार का। ये कंफ्यूजन सिद्धांत बराबर बना हुआ, और ये खबर लगभग उसी तरफ ले जाती है जिस पर चर्चा हमने शुरुआत में की थी कि सरकारें दुनिया में, सॉवरेन गवर्नमेंट्स प्राइवेट करेंसीज पर ही तैयार हों। मुझे अभी भी ये डाउट लगता है, हालांकि तकनीकी तौर पर भविष्य की तकनीकों के आधार पर, नई तकनीक की उम्मीदों के आधार पर ऐसा करना उचित और वाजिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके के मौद्रिक ढांचे पूरी दुनिया में हैं, जिस तरह से सेंट्रल बैंकर्स पूरी दुनिया के करेंसी और मौद्रिक सिस्टम को मैनेज करते हैं, उसमें यह बहुत मुमकिन नहीं है कि सरकारें क्रिप्टो करेंसी, इरीथ्रियम जैसी प्राइवेट करेंसीज को, या कोऑपरेटिव करेंसीज कह सकते हैं, इनको चलने की इजाजत दें। और भारत सरकार भी उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। जो भी कंफ्यूजन है उसमें वो सरकार की तरफ से परस्पर विरोधी संकेत दिए जाने के कारण है। लेकिन अगर आप बिल को देखें, सरकार के मंत्रियों के बयानों की परतों को खोलने की कोशिश करें, यानी बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें, तो 2-3 चीजें बड़ी खुलकर साफ होती जा रही हैं। और यह खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग भारत में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कराने वाले एक्सचेंजेस के आईपी बैन करती है, तो इसका मतलब है कि कम से कम भारत की जमीन से तो उन्हें एक्सेस नहीं किया जा पाएगा। यानी आप भारत में उन एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इंडिया में माइन कर सकते हैं उसको, फिर हाँ माइन नहीं कर पाएंगे, इंडियन सर्वर पे माइन भी नहीं हो पाएगा फिर उसके। हाँ, अब हो सकता है कि आप दुनिया के किसी दूसरे कंट्री से उसको ट्रेड करें, या वहां कोई एक्सचेंज है, कोई ऐसा फंड है जिसके जरिए आप ट्रेड कर सकें, इस बात की संभावना बन सकती। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात और ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण बात है वो ये है कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा।
यानी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। अब देखिए हम कहां से चले थे, हम यहां से चले थे कि रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया था, उसके बाद भारत में ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, फिर सरकार ने कहा कि हम तो इस पर जीएसटी लगाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर सरकार ने यह कहा कि नहीं तो हम कानून लाकर इसको बैन करेंगे, फिर बीच में सरकार ने कहा कि नहीं क्रिप्टो करेंसी हमारे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, हम इसको थोड़ा चलने देंगे। इस बहुत शिफ्ट है और जितने करवटें और जितने रंग सरकार ने पिछले 2-3 साल में क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी को लेकर बदले, उसके बाद स्पष्ट नहीं है कि कुछ क्या है। लेकिन मुझे जो लग रहा है प्रथम दृष्टया जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत क्रांतिकारी सरकार अगर दिखाई दे और उसको अंदर बहुत ज्यादा रेडिकल फैसले लेने की बात ना हो तो इस बात की संभावना कम है सिद्धांत कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग की इजाजत सरकार भारत में देगी। पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि जब तक क्रिप्टो करेंसीज को सॉवरेन ऑथेंटिसिटी, ये सॉवरेन रिकॉग्निशन नहीं मिलती, यानी सरकारों से मान्यता नहीं मिलती, तब तक वो करेंसीज ट्रेडिंग में तो रहेंगी बट वो एक्सचेंज में नहीं आएंगी। बुनियादी मुद्दा यह कि अगर मेरे पास बिटकॉइन है या मेरे पास इरीथ्रियम है तो क्या मैं उसको किसी दूसरी सॉवरेन करेंसी में एक्सचेंज कर पाऊंगा? आप उससे पेमेंट करने के कुछ सिस्टम दुनिया में जिनसे कर सकते हैं। तो अभी भी बिटकॉइन ही रह पाएगा, वो बिटकॉइन टू रूपी नहीं हो पाएगा। बिटकॉइन टू रूपी, बिटकॉइन टू डॉलर, बिटकॉइन टू पाउंड यूरो नहीं हो पाएगा। ये बात जब तक नहीं आती तब तक ये पूरा कारोबार हमेशा सवालों के घेरे में, आशंकाओं में और स्पेकुलेशन में बना रहेगा। तो फिलहाल अभी परिस्थिति यह है कि जो आज खबर हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो सरकार ज्यादा रेडिकल दिखाई दे रही है, वो तो ज्यादा स्ट्रांगली क्रिप्टो करेंसी पे क्रैकडाउन करने की कोशिश में। और अगर ऐसा है तो वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट हैं, जिन्होंने अपने निवेश कर रखे हैं, वो थोड़ा संभल कर रहें और छोटी छोटी गतिविधियों पर निगाह रखें कि इस मामले में क्या होने वाला है। संसद में कानून पर जब बहस होगी तब कुछ और चीजें शायद सरकार के जवाब से स्पष्ट होंगी, तभी हमारे सामने तस्वीर साफ होगी। ड्राफ्ट सामने आएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे सामने स्पष्ट होगा कि सरकार करना क्या चाहती है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप अपने सवाल लिखिए, अपने सुझाव दीजिए और अपनी शिकायतें भी रखिए। मतलब कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर आप कुछ, हम लोग शिकायत करते हैं, सुझाव देते हैं, आप देखते नहीं है। पक्का देखते हैं भाई, इसलिए बता रहे हैं कि आप भेजिए, हम लोग ध्यान देंगे उस पर। और अब मिलेंगे कल, और साथ में अंशुमान जी, आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।